हल्क के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से रेड हल्क जो है एक नए तरह के मसला के अंदर फंस चुका है, जहां पे हम देखते हैं कि बेसिकली कोई और नहीं बल्कि आर्मी से खतरनाक किस्म का जनरल जिसका नाम फोर्टियन है, जो कि पहले थंडरबोल्ट रॉस के साथ ही उनके ही पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का हिस्सा हुआ करता था जब वो हल्क को पकड़ने में लगे हुए थे। लेकिन अब जैसा कि थंडरबोल्ट रॉस दुनिया की नज़र में मर चुके हैं और उनका कातिल कोई और नहीं बल्कि रेड हल्क है, तो बेसिकली फोर्टियन ने इस पूरी की पूरी चीज़ की जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर ले ली है कि वो थंडरबोल्ट रॉस की मौत का बदला रेड हल्क से ज़रूर लेगा, जबकि उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं पता कि दरअसल थंडरबोल्ट रॉस ही जो है रेड हल्क है। और इसी तरह हमने देखा था लास्ट एपिसोड के अंदर कि कितने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से फोर्टियन ने अपनी सारी की सारी रिसोर्सेज की मदद से रेड हल्क को एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला दिया और उसकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर कुछ खतरनाक किस्म के ड्रोन्स को भी ऐड कर दिया है, जिस वजह से अब वो वापसी अपने बेस के ऊपर भी लौट के नहीं जा सकता है क्योंकि उसको ट्रैक किया जा रहा है। तो अब आगे तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत बेसिकली एक हॉस्पिटल के अंदर होती है, जहाँ पे एक पेशेंट होता है जिसकी बॉडी मुकम्मल तौर पे जल चुकी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये पेशेंट जो है बेसिकली उस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन से है जिसको ओमनी सेपियन कॉर्पोरेशन बताया जा रहा था। अब आपको याद होगा कि हमने हल्क वाला अपना जो पहला स्टोरी आर्क देखा था जब स्टीव रॉजर्स रेड हल्क को पहले मिशन के ऊपर भेजते हैं। ओमनी सेपियन नाम की कंपनी होती है जो कि दरअसल मोडोक के कुछ ज़बरदस्त तरह के एक्सपेरिमेंट्स को कैरी ऑन करते हुए खतरनाक किस्म के वेपन्स बना रहे थे जो कि इंसानों की बॉडी के अंदर इंस्टॉल किए जा सकते थे। और रेड हल्क ने बेसिकली उस पूरी की पूरी फैसिलिटी को जला के राख कर दिया था। तो ये बेसिकली वहाँ पे काम करने वाला एक आदमी था जिसकी अब पूरी की पूरी बॉडी जल चुकी है। और यहाँ पे उसके रिलेटिव उसके भाई को बुला के यही बात बताई जा रही होती है कि किस तरीके से ओमनी सेपियन कॉर्पोरेशन के अंदर जो आग लगी थी, जो एक्सप्लोजन हुई थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग तो मर चुके हैं और कुछ बच चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपनी क्योंकि अब बैंक करप्ट हो चुकी है तो वो किसी को भी हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर नहीं कर पा रही है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो आपके भाई की तकरीबन स्किन का 40% हिस्सा वो जल के राख हो चुका है और उसको कुछ करने के लिए हमें एडवांस पेमेंट की ज़रूरत होगी जिसको आपको फ़ौरन अरेंज करना ही होगा। लेकिन वहीं से वो आदमी बोलता है वो तुम मुझसे यहाँ पे ये कह रही हो कि मैं अपने भाई के बिल्स को कवर करूंगा। तो वही से वो डॉक्टर बोलती है कि देखा अगर आपको कोई पैसों का मसला है तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं भाई, मुझे तुम्हारी किसी मदद की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तो अपने भाई से मिलता तक नहीं हूँ। वो तो छुट्टियों में भी मुझसे कॉल करने नहीं आता था। वो आज जिस हालत के अंदर भी है वो उसी के अंदर रहे तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो जिए या मरे। लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली उसका भाई उसको छोड़ के वहीं पर चले जाता है और कहता है कि सॉरी जैकब, लेकिन अब तुम अपने आप के ऊपर हो। और उसी तरह हम लोग यहाँ से टेक्सास के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से कॉबॉयज़ जो हैं अपने बारबेक्यू को और अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे रेड हल्क उनके पास पहुँचता है और उसको देख के सारे के सारे लोग यहाँ पे घबराना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं और यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हारी ज़बरदस्त तरह की खुशबू को बहुत ज़्यादा मील से सूंघ लिया था। एवरीबडी स्टे काम, मैं यहाँ पे बस कुछ खाने के लिए आया हूँ, देखो मेरे पास पैसे भी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी रेड हल्क को देख के उसकी बात नहीं सुनता और सब डर रहे होते हैं। तो रेड हल्क बोलता है कि फाइन, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड हो, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना पेट पूजा खुद ही कर लूँगा। और इसी तरह रेड हल्क वहाँ पे उनकी सारी की सारी पार्टी में बैठ के अकेले ही उस सारे के सारे बारबेक्यू को खा रहा होता है। और वहीं से आवाज़ आती है और मैं यहाँ पे तुम्हारी फिक्र कर रही थी कि ना जाने तुम्हें खाने के लिए भी कुछ मिलेगा कि नहीं। तो रेड हल्क बोलता है कि एनी, आखिरकार तुम यहाँ पे ये क्या कर रही हो। तो वहीं से एनी बोलती है कि मैं तुमसे रेडियो के ऊपर तो बात नहीं कर सकती थी क्योंकि जनरल फोर्टियन ने हर तरफ अपने सारे के सारे दोस्तों को फैला के रखा हुआ है और अगर हमारे बीच कोई भी ट्रांसमिशन होगा तो उसको फ़ौरन ट्रैक कर लिया जाएगा। लेकिन फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इस बात को फिगर आउट करा है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर जो ड्रोन्स उन्होंने प्लान करे हैं वो हमारी बातों को आपस में नहीं सुन सकते हैं। हाँ, लेकिन वो तुम्हें जीपीएस के जरिए ट्रैक जरूर कर सकते हैं। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है हाँ, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब दरअसल ये था कि आखिरकार तुम गामा बेस छोड़ के कैसे आई, क्योंकि मुझे लगा था कि बैनर ने तुम लोगों को सिर्फ गामा बेस में रहने के लिए ही बनाया है। तो वहीं से वो कहती है ओह, तुम्हारा मतलब है कि लाइफ मॉडल डिकॉय जो कि मैं हूँ वो उस पूरे के पूरे बेस को छोड़ के बाहर कैसे आ गई। गस, जक और मैंने मिलके ब्रूस बैनर को फ़ौरन से कॉल मिलाई और इस सारी की सारी मसले के ऊपर बात करा और वहाँ पे खुद ब्रूस ने हमें इस बात का क्लियरेंस दिया है। वाइला, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त फील्ड के अंदर अब मैं तुम्हारा कनेक्शन बन के रहने वाली हूँ जो कि यहाँ से वहाँ सारी की सारी खबरों को पहुँचाएगा। हमने स्टीव रॉजर्स को भी मैसेज कर दिया इस पूरी की पूरी सिचुएशन के ऊपर ताकि वो अपने तौर से देख सकें और फोर्टियन से अपना पीछा छुड़वा सकें। लेकिन अभी के लिए हमें चौकन्ने रहना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फोर्टियन शायद किसी की भी परवाह करता है। अब वो मिलिट्री से ऑर्डर्स ले नहीं रहा है तो वो कभी भी स्टीव रॉजर्स को आंसर नहीं करेगा। एनी बोलती है कि फोर्टियन को देख के तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि वो बिल्कुल उसी पाथ के ऊपर चलने वाला है जिसके ऊपर तुम पहले कभी चला करते थे। तो रेड हल्क बोलता है कि इस बात को तो मैंने फिगर आउट कर ही लिया था, तो इसका मतलब ये है कि हमें चलते रहना होगा, हमें शार्प रहना होगा। लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पे ये बर्गर क्यों खा रही हो? क्योंकि मुझे भूख लग रही है। क्या मतलब, तुम्हें भूख भी लगती है? यार सच में रेड हल्क, क्या तुम कभी सारी की सारी कन्वर्सेशन से बाहर आओगे भी कि नहीं कि मैं एक एंड्रॉयड हूँ और मुझे क्या क्या चीज़ें फील होती है और क्या नहीं होती हैं? क्या तुम ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकते हो कि मैं भी तुम्हारी जैसी एक इंसान ही हूँ? तो रेड हल्क बोलता है कि नहीं नहीं, मैं फ्रीक आउट नहीं हो रहा हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ कि ये चीज़ें काम किस तरह करती हैं तुम्हारे अंदर।
तो वहीं से वो बोलती है कि इस चीज़ के बारे में चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसा कि तुम एलएमडीज़ के बारे में बहुत सुन चुके हो कि वो एक इंसान के जैसे रिप्लिकेट होती हैं और जिनको शील्ड ने बनाया है। तो जिस तरह एक इंसान की बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत होती है, उस तरह एलएमडी को भी कैलोरीज की ही ज़रूरत होती है अपने आप को चलाते रहने के लिए। आई गेस जब शील्ड ने सबसे पहली बार इसको बनाया था तो उसका सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि इसको एज क्लोज टू एज ह्यूमन पॉसिबल रखना है। और अगर अब तुम मुझसे अगला सवाल ये करने वाले हो क्या मैं इस खाने को निकालने के लिए बाथरूम जाती हूँ, तो मैं यहाँ से उठ के चले जाऊँगी और कोई बात नहीं करूँगी। बिसाइड इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे हम एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जो कि गामा एनर्जी को अपने अंदर चूसता है और एक चलता फिरता जो है न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो तुम होना यहाँ पे, तो तुम्हारे ऊपर डिस्कशन नहीं करें। तो रेड हल्क बोलता है कि हाँ तुम ठीक तो कह रही हो, लेकिन अब मेरा इस सारी की सारी चीज़ों के अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। क्या तुमने इस बारे में पता लगाया कि हमारे बेस के अंदर जो साइंस गाय हैं क्या वो इन सारी की सारी चीज़ों को मेरे दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं? तो वहीं से एनी बोलती है कि देखो हमने अपने सारे के सारे स्कैन्स वगैरह करके देख लिए, लेकिन अभी के लिए इस सारे के सारे ड्रोन्स को तुम्हारे दिमाग से निकालना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। और जब से क्या तुम्हारे अंदर ये ड्रोन्स गए तुमने अपने अंदर कुछ डिफरेंस पाया है? क्या तुम सोए हो तो तुम्हें कुछ अलग महसूस हुआ है? तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में पता नहीं क्योंकि मैं तब से सोया ही नहीं हूँ। तो वहीं से वो पूछती है कि तुम आखिरकार सो क्यों नहीं रहे हो? तो वहीं से कहता है कि तुम नहीं जानती हो क्योंकि कभी कभार जब मैं अचानक से इंसान बनता हूँ तो मेरे दिमाग के वो जो ड्रोन्स हैं तो वो फ़ौरन से जो है मेरे ऊपर अटैक करते हैं और कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैं सोना अवॉइड ही कर रहा हूँ। तो क्या मतलब तुम ये सारी की सारी चीज़ें बिना सोए कर सकते हो? तो रेड हल्क बोलता है कि अब तक तो करते आया हूँ, आगे की भी देख ही लेंगे। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब एनी उसको यहाँ पे समझा रही होती है कि उसको सो जाना चाहिए और कुछ रेस्ट करना चाहिए, वरना चाहे वो कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो उसकी बॉडी भी इसकी एक लिमिट होगी और उसके बाद वो थक जाएगी। लेकिन वहीं से रेड हल्क बोलता है कि ज़रा एक मिनट, क्या तुमने ये सुना? अभी भी ऐसा लगा कि हवा ने अपना रुख बदला है और ये आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, ये तो थंडरबोल्ट है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे फोर्टियन दोबारा से अपने जहाज़ को लेके पहुंच गया होता है और उसके लोग बताते हैं कि किस तरीके से रेड हल्क यहाँ पे मौजूद है और उसके आसपास कोई भी आदमी या इंसान नहीं है। तो ये सुनते हुए फौरन फोर्टियन वहाँ पे एक मिसाइल को लॉन्च करवाता है और हम अगले पल देखते हैं कि रेड हल्क वहाँ पे उस मिसाइल को देखते बस सीधा उसकी तरफ कूदता है उसको बर्बाद करने के लिए ताकि एनी को कुछ ना हो सके। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से उसके लोग बताते हैं कि सर हमारे पूरे के पूरे वॉर हेड को उसने बर्बाद कर दिया है। तो फोर्टियन बोलता है कि चलो खैर ये तो अच्छी ही बात है क्योंकि वो तो सिर्फ एक डिकॉय था, असली मिसाइल तो उसके पीछे है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से बेसिकली ओमनी सेपियन की उस पूरी की पूरी जगह के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे जेकब को रखा गया है और हम देखते हैं कि सारे के सारे डॉक्टर्स अचानक यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हेलीपैड के ऊपर एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चला, तो ये हो क्या रहा है। तो अगले पल हम देखते हैं कि जेकब के पास यहाँ पे किसी चीज़ की आवाज़ आती है और जब वो पूछते हैं तो उसको एक अजीब और गरीब सा फिगर आते हुए अपने कमरे में नजर आता है जो कि बताता है कि वो उसको यहाँ पे जो है इसकी कंडीशन को ठीक करने के लिए आई है क्योंकि उसके पास कुछ ज़बरदस्त तरीके के स्किल सेट्स हैं जिसकी ज़रूरत उसको पड़ने वाली है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि ये वही डॉक्टर होती है जिसका नाम डॉक्टर कुरिंजी था जो कि ओमनी सेपियन के लिए काम किया करती थी। और वो बताती है कि ये टेलीमॉर्फिक अलॉय जो कि हमने अपने पूरे के पूरे कॉर्टेक्स के साथ लगा के उसके वायरस को ऑल्टर करने की कोशिश करी थी, तो तभी मुझे पता चला था कि ये वायरस किसी और ने नहीं बल्कि मोडेक नाम की एक बीइंग ने बनाया है। और जब मैं इस पूरे के पूरे टेक्नोमॉर्फिक अलॉय को जो हूँ अपने कंट्रोल में लेना पसंद कर रही थी, इसको कंट्रोल करना चाह रही थी, तो तभी रेड हल्क आया था, उसने मेरा पूरे के पूरे कनेक्शन को तोड़ दिया था और मैं एक तरह के एक अजीबोगरीब माइंड स्टेट के अंदर मौजूद थी जहाँ पे मैं एक तरह के कोमा के अंदर चले गई थी और मैंने इस पूरी की पूरी चीज़ को दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और आई बिलीव कि अब मैं एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आ चुकी हूँ जहाँ पे मैं ना अपने आप को आदमी मानती हूँ और ना ही मशीन मानती हूँ, बल्कि मैं अपने इस स्टेट को जो हूँ एक बेस्ट टर्म से जो हूँ पुकारना पसंद करती हूँ जिसका नाम है 01। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको याद होगा कि हमने देखा था कि जब रेड हल्क इस डॉक्टर के ऊपर आके अटैक करके सब कुछ बंद करवा देता है तो आखिर में उसकी आंखें चमक रही होती हैं। तो वो इसीलिए था क्योंकि सारा का सारा वो जो वायरस जो कि रेड हल्क ने डिस्ट्रॉय करा था वो इस पूरी की पूरी लेडी के अंदर आ चुका था। और हम देखते हैं कि वो अपने पूरी की पूरी ज़बरदस्त तरह की टेक्नोलॉजी की मदद से जेकब की भी जो बॉडी में पेन वगैरह होता है उसको फ़ौरन एक इंजेक्शन की मदद से ठीक कर देती है और वो जेकब को अपने साथ ले जा रही होती है अपने पूरे के पूरे मिशन को पूरा करने के लिए, जो कि अभी हमें बहुत जल्द पता चली जाएगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सारे के सारे मिसाइल्स आगे गिरते हैं पूरे के पूरे डेजर्ट के अंदर, उसके अंदर से छोटी मोटी बॉल्स निकलती हैं और जब रेड हल्क उसको पता करने के लिए आता है तो वो देख के हैरत में होता है कि आखिरकार ये फटे क्यों नहीं, और कहता है कि मुझे इस बात के ऊपर शक है क्योंकि फोर्टियन कभी भी इस तरह से ब्लैंक लॉन्च नहीं करता, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो छोटे छोटे मिसाइल्स जो है आपस में वाइब्रेट होना शुरू होते हैं, उनकी मदद से आसपास की जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं वो मिलके एक ज़बरदस्त किस्म की बीइंग एक मॉन्स्टर में बदल जाती हैं और वो खतरनाक किस्म का रॉक मॉन्स्टर रेड हल्क के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और ये देख के रेड हल्क भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और उसको ये बात ज़बरदस्त लग रही होती है कि ये टेक्नोलॉजी उसको भी अपने टाइम में इस्तेमाल करनी चाहिए थी, सच में ये बहुत ही गजब की है। लेकिन इसी तरह हम दोबारा से 01 के पास और जेकब के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो अपने एक ज़बरदस्त तरीके के नए हेडक्वार्टर के ऊपर उसको लेकर आ रही है।
जो कि दरअसल ओमनी सेपियन की एक मेन हेडक्वार्टर है इस बिल्डिंग के अलावा, जहाँ से वो अपने सारे के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली इस पूरे के पूरे रिग के ऊपर वो सारे के सारे लोगों को बेहोश कर चुकी है, इस पूरे के पूरे रिग को अपने कब्जे में ले चुकी है। और अब वो जो करने वाली है वो बताती है जेकब को कि उसको बेसिकली फ्यूचर की तरफ जाना है, तो उन लोगों को मिटाना होगा जो कि उसके रास्ते में आ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम रेड हल्क का है। तो जेकब पूछता है क्या वाकई में अब हम इस रेड हल्क गाय के पास जाने वाले हैं उसको रोकने के लिए? तो वो कहती है कि क्या? नहीं नहीं नहीं, लगता है कि तुम मुझे समझ नहीं रहे हो जेकब। बैटल करना वो मेरा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस सिर्फ एक है कि इंजन की क्रिएशन को करना। हम इस बात को जानते हैं कि रेड हल्क बहुत ही एक इमेंसली पावरफुल बीइंग है। अगर हमें इस तरह की बीइंग को शट डाउन करना है तो हमें कुछ क्रिएट करना होगा। मैं इसके लिए अपने इंजन ऑफ डिस्ट्रक्शन को रीबिल्ड करने वाली हूँ। और अगले पल वो यहाँ पे इशारा करती है इंडिया की तरफ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे रेड हल्क अगले पल उन सारे के सारे रॉक मॉन्स्टर्स को मार मार के तोड़ देता है और वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगले पल फोर्टियन उसके सामने आता और कहता है, देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि इन रॉक्स ने तुम्हें ज़बरदस्त तरीके से मज़ा दिया जितना मुझे देख के मज़ा आ रहा था। वैसे हमने इसको कभी फील्ड के अंदर टेस्ट नहीं किया था, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने अच्छे से हमें सारा का सारा डेटा प्रोवाइड करा इस प्रोग्राम के हवाले से। तो रेड हल्क पीछे पलटकर कहता कि फोर्टियन तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन वहीं से वो बोलता कि बस ज़रा आराम से अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, ये सिर्फ एक ट्रांसमिशन है, मैं यहाँ असल में नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आज इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहता था। मैम हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये सारा का सारा मिशन आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि आप हमारे रेडार्स के ऊपर शो नहीं हुई थी, वरना हम इस तरह से कभी भी इस अटैक को यहाँ पे लॉन्च नहीं करते। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि हमारी जो गलती थी उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे और आइंदा आपके साथ ये फिर कभी नहीं होगा। तो क्योंकि एनी जो है वो दरअसल एक तरह की लाइफ मॉडल डिकॉय है, तो वो इसलिए मिलिट्री के किसी भी सिस्टम के ऊपर रजिस्टर नहीं करी। और वहीं से फोर्टियन बोलता है कि तुम्हारी रीडिंग्स बता रही हैं कि तुम्हारे अंदर से मैसिव एनर्जी आउटपुट आ रहा है रेड। लगता है कि तुम काफ़ी गुस्से में हो, लेकिन मशवरा यही दूंगा कि तुम्हें सो जाना चाहिए, रेस्ट कर लेना चाहिए, वरना कल का दिन काफ़ी भारी पड़ने वाला है। और अगले पल फोर्टियन यहाँ पर रेड हल्क की जला के गायब हो जाता है। लेकिन अब इसी तरह हम लोग यहाँ से स्पेस के अंदर शिफ्ट होते हैं द वॉचर्स के पास। और आपको याद होगा कि हल्क के हमने पिछले एपिसोड्स के अंदर वॉचर्स की स्टोरी को देखा था, जहाँ पे वो खतरनाक किस्म बीइंग को देख रहे होते जिसका नाम ओमेगा एक्स था, जो कि अब बेसिकली अर्थ की तरफ आ रहा था। तो वहीं से हम देखते हैं कि ये लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि वो हमारी गैलेक्सी के अंदर इंटर हो चुका है और वो तुम्हारे पूरे के पूरे पाथ को फॉलो करता हुआ प्लेनेट अर्थ की तरफ पहुंच रहा है, जहां पे पहुंचने के बाद वो सारी की सारी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा जिसके ज़रिए हम यहाँ पे इंटरप्ट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो वहीं से वाटू बोलता है कि नहीं उरावो, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, बल्कि ये साइकिल दोबारा से शुरू हो चुका है। ओमेगा एक्स अब यहाँ पे पहुँच चुका है और उसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं। तो अब बेसिकली हम अपनी इस ओमेगा एक्स वाली स्टोरी को भी साथ साथ देखेंगे और साथ साथ रेड हल्क की जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर भी नज़र डालते ही रहेंगे। टू बी कंटिन्यूड।